हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम अध्याय 5 यानी चैप्टर 5 यात्रियों के नजरिए, ये है क्लास 12। साथियों, और हिस्ट्री हिस्ट्री और उसके बाद इसके हम पार्ट 1 करा रहे हैं। पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 यहाँ लिख दिया, पार्ट 1 इसकी साथियों हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्लीज साथियों, सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को प्यार दें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो देख सकते हैं चैप्टर 5 यात्रियों के नजरिए। इसमें क्या है, लगभग 10वीं से 17वीं सदी में यात्रियों के नजरिए से भारतीय इतिहास को जानने के बहुत से वृत्तांत मिले हैं। इससे भारतीय समाज को समझने में मदद मिलती है। हालांकि इन यात्रियों के अपने नजरिए थे, जिससे इन्होंने भारतीय समाज की व्याख्या व्याख्या थोड़ा टाइप होने में error हो गया साथियों, व्याख्या की, जिसे पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता। फिर भी ये उस समय की परिस्थितियों को जरूर उजागर करते हैं। अब आगे क्या हुआ, लोग यात्राएं क्यों करते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लोग यात्राएं क्यों करते हैं। अब आगे देखिए, अच्छे अवसर और कार्य की तलाश में पुरुषों और महिलाओं ने दूर दराज तक यात्राएं की। बात सही है। किसी स्थान से प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए दूसरे स्थान पर गए। इसके बाद व्यापारिक लाभ के लिए व्यापारी लोग काफी लंबी लंबी यात्राएं करते थे। सैनिक, पुरोहित और तीर्थ यात्रियों के रूप में लोगों ने यात्राएं की। इसके बाद कुछ लोग नए चीजों की तलाश में साहस की भावना से, प्लीज साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भावना से प्रेरित होकर यात्राएं करते थे। अब भारत आने वाले यात्री पहले कौन थे? यात्री कालक्रम समय क्या था उनका? देखो, पहले अल बरूनी है, अल बरूनी मैं लिख दे रहा हूं साथियों, अल बरूनी, अल थोड़ा टाइप होने मिरर हो गया, अल बरूनी है, अल बरूनी, अल बरूनी तो 11वीं शताब्दी में आया था। इब्न बतूता, इब्न बतूता ऐसे रहेगा, थोड़ा उस समय एरर हो गया, इब्न बतूता, इब्न बतूता साथी हुए हैं। इब्न बतूता जब 14वीं शताब्दी में आया, उसके फांसवा फांसवा बार्नियर फांसवा बार्नियर 17वीं शताब्दी में आया। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में आया था। अब्दुल रज्जाक अब्दुल रज्जाक कब आया था? 1440 ईस्वी में आए। उसका थे दुआरते बरबोसा, ये कब आए थे? 1518 ईस्वी में आए या आया। और तवेनियर कब आए? 17वीं शताब्दी में आए थे, 17वीं शताब्दी में आया। अब पहला है क्या, अल बरूनी। जन्म, अल बरूनी का जन्म 973 उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म नामक जगह पर हुआ था। शिक्षा, ख्वारिज्म ख्वारिज्म वह जगह शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। अल बरूनी ने अपने समय की सबसे बेहतर शिक्षा प्राप्त की थी। भाषाएं, अल बरूनी को बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था। वह अल बरूनी को बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था। वह, चलिए इसके सारे ली साथियों, वह सीरियाई, फ्रांसीसी, हिब्रू, संस्कृत अच्छे से जानता था। यूनानी दार्शनिकों का प्रभाव, अल बरूनी को यूनानी भाषा नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो प्लेटो और अन्य यूनानी दार्शनिकों के विचारों से प्रभावित था, जिसे उसने अरबी अनुवाद के जरिए पढ़ा। अब क्या है, अल बरूनी भारत कैसे आया? सन 1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण हुआ। यह आक्रमण सुल्तान महमूद ने किया था। सुल्तान महमूद ख्वारिज्म पर आक्रमण करके यहाँ
के सभी कवियों और विद्वानों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले आया। उनमें से अलबरूनी भी एक था। अब क्या, जब पंजाब का हिस्सा भी महमूद के नियंत्रण में आ गया, तब अलबरूनी की भारत आने की रुचि बढ़ी और वो भारत आया। अलबरूनी यहाँ ब्राह्मण पुरोहितों और विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। आगे फिर क्या हुआ? अलबरूनी और उसका लेखन। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, एक बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो अलबरूनी किताबुल हिंद क्या है? अलबरूनी ने अलबिरूनी इसमें दिया, लेकिन अलबरूनी पढ़ा जाएगा। अलबिरूनी ने भारत में रहकर जो भी देखा और महसूस किया, वो सब अपनी किताब उल हिंद में लिखा। यह किताब अरबी भाषा में लिखी गई थी। इस किताब की भाषा बहुत सरल स्पष्ट थी। इस विस्तृत ग्रंथ में धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल और विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं, भार तौल, मूर्तिकला, कानून के बारे में लिखा गया था, जो 80 अध्यायों में विभाजित है। लेखन की विशेषताएं। यह किताब एक विशेष तरीके से लिखी गई थी। इसमें शुरू में एक प्रश्न पूछा जाता था, फिर उसका वर्णन लिखा गया था, अंत में उसकी अन्य संस्कृतियों से तुलना की जाती थी। आज के कुछ विद्वानों ने इस किताब की रचना को ज्यामितीय संरचना माना है, क्योंकि अलबरूनी का गणित की ओर झुकाव था। अलबरूनी अरबी भाषा का प्रयोग करता था और उसने, चलिए साथियों इसके ले लीजिए, यह कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। अलबरूनी ने दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां जो पाली और प्राकृतिक ग्रंथों में थी, सभी को अरबी भाषा में अनुवाद में समझा। अलबरूनी का ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में दृष्टिकोण आलोचनात्मक था, जिससे वो सुधार करना चाहता था। सुधार साथियों, सुधार, क्योंकि टाइप होने में इधर इधर हो गया, सुधार करना चाहता था। नंबर 3, अलबरूनी की समझ और बाधाएं। नंबर 1, अवरोध। पहला अवरोध, अलबरूनी संस्कृत भाषा को अरबी और फारसी से इतनी भिन्न मानता था कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था। दूसरा अवरोध, धार्मिक अवस्था और प्रथा थी। तीसरा अवरोध, अभिमान था। अब और नंबर 2, अवरोधों पर विजय कैसे मिली थी, चलिए अब देखिए। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्या हुआ फिर? ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों का प्रयोग किया। भारतीय समाज को समझने के लिए वेदों और पुराणों, भगवत गीता पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृतियों यानी मनुस्मृति के अंशों का सहारा लिया। नंबर 4, अलबरूनी का जाति व्यवस्था विवरण। अलबरूनी ने यह बताने की कोशिश की थी कि जाति व्यवस्था केवल भारत में ही नहीं, बल्कि फारस में भी थी और अन्य देशों में भी है। अलबरूनी ने बताया कि प्राचीन फारस में 4 वर्ग हुआ करते थे। अब पहला क्या है? पहला घुड़सवार तथा शासक वर्ग, दूसरा भिक्षु तथा पुरोहित वर्ग, तीसरा वैज्ञानिक, चिकित्सक तथा खगोल शास्त्री वर्ग, चौथा किसान और अन्य शिल्पकार वर्ग, यानी इतने वर्ग में थे। अब अलबरूनी ने जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को माना, लेकिन उसने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। चलिए इसके साथ लीजिए साथियों। फिर क्या हुआ? अलबरूनी ने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। ये चीज अलबरूनी ने लिखा था। अलबरूनी ने लिखा था, समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अलबरूनी ने जोर देकर कहा कि
यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। अल-बर्नी के अनुसार जाति व्यवस्था में अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के खिलाफ थी। जाति व्यवस्था के विषय में अल-बर्नी का विवरण संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन पर आधारित था। अल-बर्नी का मानना था कि ब्राह्मणवादी नियमों का प्रतिपादन किया गया था, लेकिन वास्तव में इतनी कड़ी नहीं थी। हालांकि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का अंतर था, लेकिन फिर भी यह लोग समाज में आर्थिक तंत्र से जुड़े हुए थे। अब इब्न बतूता मैंने लिख दिया पहले, साथियों थोड़ा टाइप होने में एरर हो गया था, टाइप करने में। तो देखिए इब्न बतूता, अब क्या है, जन्म स्थान कहाँ हुआ? मोरक्को के तंजियर में इब्न बतूता का जन्म एक सम्मानित और शिक्षित परिवार में हुआ था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और शिक्षा इब्न बतूता का परिवार इस्लामी कानूनों का जानकार था। इब्न बतूता ने बहुत कम उम्र में ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली थी। यात्राएं नंबर 3, मक्का, सीरिया, इराक, फारस, ओमान, भारत, अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, चीन तक। इब्न बतूता एक जिद्दी यात्री भारत कैसे आया? नंबर 1, किताब रिहला। इब्न बतूता एक हठीला और जिद्दी यात्री था। इब्न बतूता ने जो किताब लिखी थी उसे रिहला कहा जाता है। यह यात्रा वृत्तांत अरबी में लिया गया था। इब्न बतूता के वृत्तांतों से हमें बहुत ही रोचक जानकारियां मिलती हैं। नंबर 2, यात्राएं। इब्न बतूता को यात्राओं का बहुत शौक था। इब्न बतूता मानता था कि किताबी ज्ञान से ज्यादा हमें यात्रियों से मिलता है। हमें किताबी ज्ञान से ज्यादा ज्ञान हमें यात्राओं से मिलता है। यात्रा करने पर ज्यादा ज्ञान मिलता है, किताब से कम ज्ञान मिलता है या यात्रा करने से ज्यादा ज्ञान मिलता है, उनका मानना था। किसका? इब्न बतूता का। अब आगे क्या हुआ? भारत आने से पहले इब्न बतूता मक्का, सीरिया, इराक, फारस, ओमान की यात्रा करके आया था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग पर पहुंचा। चलिए देखिए इब्न बतूता सन स्थल मार्ग 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। सिंध उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था। इब्न बतूता सुल्तान से एक बार मिलना चाहता था, इसलिए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। इब्न बतूता का हुनर देखकर सुल्तान तुगलक ने उसे दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया। इब्न बतूता न्यायाधीश के पद पर कई सालों तक रहा। इब्न बतूता ने सुल्तान का विश्वास खो दिया और फिर उसे जेल में डाल दिया गया। कुछ समय बाद सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर हो गई और उसे राजकीय सेवा करने का मौका मिला और दूत के रूप में चीन भी गया। इब्न बतूता को बहुत बार उसकी यात्राओं के दौरान लूटा गया था, परंतु फिर भी वह यात्रा करता रहा। वह एक जिद्दी यात्री था। अब आगे नंबर 2 क्या है? इब्न बतूता द्वारा शहरों का वर्णन। इब्न बतूता जब भारत आया तो भारत के बाजारों में घूमा। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को अवसरों से भरा पाया। इब्न बतूता ने भारत की अगर इब्न बतूता ने बताया कि अगर किसी के पास कौशल है और अच्छा है तो शहर के अवसरों की कमी नहीं है। इब्न बतूता ने क्या कहा था? अगर किसी के पास कौशल है और इच्छा है तो इस शहर में अवसरों की कमी नहीं है। बात सही कहा था। और उसने और क्या कहा? शहर घनी आबादी वाले और भीड़ भाड़ वाले थे। सड़कें बहुत ही चमक धमक वाली थी। बाजार बहुत ही रंग बिरंगे एवं सुंदर थे। यहाँ के बाजार, चलिए साथियों और देखिए, यहाँ के बाजार अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे।
इब्न बतूता ने दिल्ली को एक बड़ा शहर बताया और बताया कि यह भारत में सबसे बड़ा है। इब्न बतूता बताता है कि दौलताबाद भी दिल्ली से कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। बहुत सारे बाजारों में मंदिर और मस्जिद दोनों होते थे। इब्न बतूता ने बताया कि भारत में मलमल का कपड़ा महंगा था और केवल धनी आदमी ही उन्हें पहन सकते थे। नंबर 3, नारियल तथा पान। नारियल को इब्न बतूता एक अद्भुत वृक्ष मानता है और उसे फल और रेशों से बहुत प्रभावित हुआ। उसके फल और रेशों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने ऐसा वृक्ष कहीं नहीं देखा था, पहली बार भारत में ही देखा। इब्न बतूता बताता है कि नारियल के रेशों का प्रयोग लोग रस्सी बनाने और जहाज सिलने के लिए करते थे। दूसरा वृक्ष इब्न बतूता ने पान को देखा, जो अंगूर की लताएं की तरह था, जिसमें फल नहीं लगते थे। लोग उसे केवल उसके पत्तों के लिए उगाते थे, जिसे मुंह में रखकर चबाया जाता था। नंबर 4, इब्न बतूता द्वारा संचार प्रणाली का वर्णन। अश्व डाक व्यवस्था, इसे उलूग भी कहा जाता था। अब आगे देखिए ये क्या है साथियों। इस व्यवस्था में हर 4 मील पर राजकीय घोड़े खड़े रहते थे और घोड़े संदेश लेकर जाते थे। नंबर 2, पैदल डाक व्यवस्था। इस व्यवस्था में प्रत्येक मील पर 3 अवस्थान होते थे, जिन्हें दावा कहा जाता था। इसमें संदेशवाहक के हाथ में छड़ लिए दौड़ लगाता है और उसकी छड़ में घंटियां बंधी होती थी। हर मील पर एक संदेशवाहक छड़ लेने के लिए तैयार रहता था। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य ने विशेष उपाय किए थे। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय और विश्राम गृह स्थापित किए थे। यहाँ व्यापारियों को विभिन्न सुविधाएं मिल जाती थी। नंबर 5, इब्न बतूता द्वारा दासों का वर्णन। इब्न बतूता बताता है कि दास बाजारों में सामान्य वस्तुओं की तरह खरीदे और बेचे जाते थे। दासों को भेंट में भी दिया जाता था। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए घोड़े और दास खरीदे और उन्हें भेंट किए। अब आगे क्या हुआ, दासों को सामान्य घर का काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दास पालकियां भी उठाया करते थे। दास पालकियां भी उठाया करते थे। इब्न बतूता बताता है कि दासियों को अमीरों पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया जाता था। दासियां संगीत और गाने का भी काम करती थी। अब क्या है, फासवा बर्नियर क्या था। फासवा बर्नियर कौन थे, क्या थे, इसमें देखिए। नंबर 1, जन्म स्थान। फासवा बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था। शिक्षा, वह एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा इतिहासकार था। यह चिकित्सक, डॉक्टर, राजनीतिक नेता और दार्शनिक तथा इतिहासकार था। किताब ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर एक किताब इन्होंने लिखा था। नंबर 1, फ्रांसवा बर्नियर भारत कैसे आया। वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा। फ्रांसवा बर्नियर मुगल दरबार से नजदीकी रूप से जुड़ा रहा। वह सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार में एक आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में रहा। नंबर 2, पूर्व और पश्चिम की तुलना। फिर साथियों क्या हुआ, फ्रांसवा बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और विवरण लिखे। वह भारत में जो भी देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। उसकी तुलना
यूरोपीय स्थिति से करता था। बर्नियर ने मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से की और यूरोप को श्रेष्ठ बताया। उसने भारत में जो भिन्नताएं महसूस की उन्हें पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। नंबर 3, बर्नियर के लेखन। बर्नियर ने अपनी प्रमुख कृति फ्रांस के शासक लुई लुई 14वें को समर्पित किया। बर्नियर ने कार्य फ्रांस में 1670 से 71 में प्रकाशित हुए थे। बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 से 1671 में प्रकाशित हुए थे। अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन और इतालवी भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया। 1670 से 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनः मुद्रित हो चुका था। 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में मुद्रित हुआ था। बर्नियर का ग्रंथ ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मुगलों के इतिहास को एक प्रकार से वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास करता है। अब नेक्स्ट देखिए, नंबर 4, फ्रांसवा बर्नियर का भूमि स्वामित्व पर प्रश्न। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच विभिन्नताएं से एक भारत और निजी स्वामित्व का अभाव था। चलिए देखिए साथियों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूरोप के बीच कल विभिन्नताओं में एक भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्या हुआ? बर्नियर भूमि पर निजी स्वामित्व को बेहतर मानता था। उसने भूमि पर राज्य के स्वामित्व को राज्य और उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था और इसकी अर्थव्यवस्था और समाज के लिए बुरे परिणाम होते थे। बर्नियर का मानना था कि राजकीय भूस्वामित्व के कारण भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए अधिक निवेश के प्रति उदासीन थे। निजी भूस्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय को रोका, जो भूमि के रखरखाव और बेहतरी के प्रति सजग सचेत हो। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का उत्पीड़न और समाज के सभी वर्गों के जीवन पतन की स्थिति उत्पन्न हुई, सिवाय शासक वर्ग के। बर्नियर ने भारतीय समाज को दरिद्र लोगों का जनसमूह बताया। यह जनसमूह एक ऐसे समूह का अधीन थे ऐसे समूह के अधीन थे जो अल्पसंख्यक था। बर्नियर ने बताया कि भारत में दो समूह थे, एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब। भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं थे। अब आगे क्या है? नंबर 5, बर्नियर का मुगल साम्राज्य के प्रति दृष्टिकोण। इसके ले लीजिए साथियों। अब आगे क्या हुआ? बर्नियर का मुगल साम्राज्य का दृष्टिकोण। बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा जिसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनष्ट और खराब, हवा से दूषित थे। इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे। इसका मात्र एक ही कारण था, राजकीय भू स्वामित्व। आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज में यह बात नहीं मिलती कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। नंबर 6, बर्नियर का मुगल साम्राज्य के नगरों के प्रति नजरिया। बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता है। उसका आशय उन नगरों से जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे।
उसका विश्वास था कि यह राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतन हो जाता था। बर्नियर कहता है कि सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। नंबर एक, उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह, धार्मिक केंद्र। चलिए साथियों, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नंबर 5 क्या है साथियों? तीर्थ स्थान। व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे और अपनी जाति और व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ कहा जाता था। अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग था, जैसे कि चिकित्सक, अध्यापक, अधिवक्ता, चित्रकार, संगीतकार, सुलेखक आदि। नंबर 7, बर्नियर का सती प्रथा पर मार्मिक विवरण। लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा, जिसकी आयु मेरे विचार से 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, की बलि होते हुए देखा। उस भयानक नर की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत्यु प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपनी आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, की सहायता से उसे अनिच्छुक पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले गए। उसे लड़कियों पर बिठाया, उसके हाथ और पैर बांध दिए ताकि वह भाग न पा जाए, और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। मैं सभी भावनाओं को दबाने में और उसके कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ। पहले क्या होता था कि जो विधवा जाति है उनको तुरंत जला दिया जाता था, तो वही चीज इसे बता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद में सुधार हो गया सब। अब क्या हुआ? सकता वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने अपने आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, सहायता से उसे उसे अनिश्चित पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले गए। उसे लड़कियों पर बिठाया, उसके हाथ और पैर बांध दिए ताकि वह भाग न जाए, और इस स्थिति पर उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उनके कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। जिसने देखा ये चीज, वो असमर्थ मान गया। कुछ अन्य यात्री जिन्होंने भारत की यात्राएं की। लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के बाद उसने कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे थे। कुछ ऐसे विदेशी लेखक थे जिन्होंने भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया, जैसे जेसुइट रॉबर्टो नोबिली दुआर्ते बरबोसा ने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। 1600 ईस्वी के बाद भारत में डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी यात्री आने लगे थे। इनमें से एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जौहरी, जो बैप्टिस्ट तैवर्नियर का था। इसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की और यह भारत की व्यापारी की स्थितियों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। फिर आगे देखिए साथियों, चलो यहीं तक था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ दे फिर से। 1600 ईस्वी के बाद भारत में डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी यात्री आने लगे। इनमें से एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जौहरी, जो बैप्टिस्ट तैवर्नियर
का था। इसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की और यह भारत की व्यापारी की स्थितियों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। साथियों, ये विस्तार से मैंने वर्णन कर दिया। ये पार्ट 1 था। ये हुआ पूरा, उसके बाद इसका हम क्वेश्चन आंसर जल्द कराएंगे। ये पार्ट 1 पूरा हुआ इसका, अध्याय 5 का। तो प्लीज़ साथियों, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगा था। इसलिए आप जो है इसका अध्ययन पूरा कर लीजिए और नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।